सोना बहुत दिन से अटका हुआ है। जितना उछलने की हम उम्मीद कर रहे थे उतना सोना उछला नहीं। जो सोना अभी रुका हुआ है या हल्का हल्का गिर रहा है, ये तूफान के पहले की शांति है। शेर 2 कदम पीछे है आगे दौड़ लगाने के लिए। भविष्य सोने का आप कैसा देखती हैं? इसका जो भविष्य है वो भी सोने की तरह ही स्वर्णिम कह सकते हैं। ड्यूश बैंक ने कहा है कि अगले 5 साल में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $8,000 हो जाएगा। तो मैं ये मान के चलूं कि फ्यूचर में गोल्ड 7.5 लाख 10 ग्राम हो जाएगा। सोना जब $8,000 पर पहुंचेगा तो चांदी उस समय कहाँ जा चुकी होगी? सोना अगर 8 लाख होगा, इस हिसाब से चांदी को कम से कम आपको 10 लाख 12 लाख मान के चलना होगा। मई के आखिर तक आप सोने को कहाँ जाता हुआ देख रही हैं? आप चांदी को कहाँ जाता देख रही हैं? चांदी की बात करें तो चांदी में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। वो लोग जो दिल की धड़कनें संभाल सकते हैं वो क्या चांदी में ज़्यादा निवेश करें, बेहतर रहेगा उनके लिए? अगर वॉर ना आए तो हर साल मैं मार्च में सोना खरीद लूं और अक्टूबर तक होल्ड करके रखूं, ये स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है क्या? शानदार रहेगी। आपका मूड मैं भांपने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या फिजिकल गोल्ड या ETF। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है? ये एक बहुत बड़ा आपको एक टूल हो जाएगा। नेशनल मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है और इससे हमारा फिजिकल गोल्ड जो है वो चैनलाइज होगा। गाढ़ी कमाई से खरीदा हुआ सोना बैंक के लॉकर में रखा हुआ है, लूट हो गई, चोरी हो गई, ऐसी कंडीशन में होता क्या है? तो एक्ट ऑफ गॉड के केस में क्या होगा कि जब आपने 3,000 दिया, जो भी आपका लग रहा है, उसका 100 गुना 100 टाइम्स ही वो आपको रिफंड करेंगे। मतलब 3 लाख। 3 लाख। हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं पैसा बोलता है विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आपके पास अगर सोना है किसी भी फॉर्म में, बैंक के लॉकर में आपने रखा है, ज्वेलरी के रूप में आपके पास है, आप गिन्नी खरीदने का सोच रहे हैं, आप MCX में काम करते हैं, आप ETF के रूप में गोल्ड में आपने निवेश किया हुआ है, तो आज का पॉडकास्ट आपके बहुत काम का है, क्योंकि एक साथ सोने के जितने फॉर्म हैं उन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। भविष्य में सोना आपको कितना रिटर्न देगा, सोने में निवेश किया जाए ना किया जाए तो किस ढंग से किया जाए, यह हर जानकारी देने के लिए आपको पॉडकास्ट में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिसर्च हेड कमोडिटी SMC ग्लोबल सिक्योरिटी वंदना भारती मैम। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते मैम। पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट किया था लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। इनफैक्ट मैंने तो पॉडकास्ट ड्यूरिंग पॉडकास्ट बहुत एंजॉय किया था। और आज मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि हम बहुत से मुझे लगता है नए प्लान्स जो गोल्ड के हैं उसके बारे में भी लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल, सोना बहुत दिन से अटका हुआ है, खबर जब मिलती है तो गिरते हुए ही सोने की मिलती है। जितना उछलने की हम उम्मीद कर रहे थे उतना सोना उछला नहीं और इस वॉर में भी मन घड़ंत ढंग से बढ़ा नहीं। तो भविष्य सोने का आप कैसा देखती हैं? मुझे लग रहा है कि भविष्य सोने का हमेशा सोना जैसा ही यहाँ पे रहेगा, यानी कि वैल्यूएबल रहेगा। अब आप एक एग्जांपल बस ले लीजिए, सिर्फ हम MCX की यहाँ पे बात करते हैं। 2004 में जब MCX यहाँ पे आया, 3 में शुरुआत हुई, सोने के प्राइस को कितना रहा होगा? यानी मतलब इमेजिनेशन में भी 5500 था यहाँ पे। हाँ। वो 5500 की कमोडिटी अब 20 साल में कितनी हो गई है? 22 साल में ये हो गई है 1.5 लाख के करीब। और इसने देखा स्तर कहाँ का छुआ? 1,80,000 का। तो अगर आप इसको रिटर्न वाइज आप लेते हैं, अगर आप में से CAGR लेते हैं, अगर हम निवेश के उसमें जाते हैं, ये बन रहा है आपको 14-15% पर ईयर। तो मुझे लग रहा है कि जो वैल्यू यहाँ पे 14-15% का रिटर्न हमें एनुअल दे रही है, वो कमोडिटी, तब जबकि इक्विटी मार्केट ने यहाँ पे परफॉर्म करा है, आउट परफॉर्म करा है इंडियन मार्केट ने। वैसे सिचुएशंस में भी एक ऐसा एसेट क्लास जो सेफ हेवन के लिए जाना जाता है और वो वहाँ पे इतना बढ़िया रिटर्न दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये कमोडिटी का अगला 5 साल या 10 साल लेते हैं, इसका जो भविष्य है वो भी सोने की तरह ही स्वर्णिम कह सकते हैं कि है। एक शब्द होता है अफलातून। बिल्कुल। क्या मैं ये मान सकती हूँ कि हमारे लिए कोई भी अनुमान लगाना सोने के लिए बड़ा मुश्किल है और अगले 5 से 6 साल में सोना अफलातून तरीके से बढ़ने वाला है? इसके कई कारण हैं। अगर हम
थोड़ा सा हम पिछले दशक में जाएंगे तो सोना किस लिए जाना जाता था। सपोज हमारे यहाँ 3,000 टन की रिक्वायरमेंट है तो 2,000 टन हमारी ज्वेलरी होती थी, बाकी बैंक्स लेते थे या बेचते थे, वो ज़्यादातर तो यहाँ पे बेचते थे। अब सोने में नए खरीदार आ गए हैं। अब नए खरीदार कौन आ गए, हम आप तो यहाँ पे खरीद रहे हैं, ज्वेलरी की बाइंग हो रही है, लोग कॉइन्स भी बाई कर रहे हैं, बार्स भी खरीद रहे हैं यहाँ पे। साथ में एक बड़ा खरीदार हमारे साथ आ गया, सेंट्रल बैंक्स आ गया। अब जब सेंट्रल बैंक्स आता है तो आप समझिए जैसे हमारे क्या है कि हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, हमारी दादी को शादी में इतना क्वांटिटी में सोना मिला, माँ को इतना मिला, हमें इतना मिला, हम इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं। वो क्वांटिटी हमारी कम हो रही है क्योंकि वैल्यू बढ़ रहा है और परचेजिंग पावर इसमें कम हो रही है। जब सेंट्रल बैंक्स आता है तो क्या होता है, उनकी परचेजिंग पावर की कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती है, वो इनडिफरेंट होते हैं कि गोल्ड कहाँ जा रहा है। उनको लग रहा है ये वैल्यूएबल एसेट है, ये हमें सेफ गार्ड करके चलेगा, और वो यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो आपको सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे है, पेंशन फंड्स है, सोवरिन फंड में आपका पैसा लग रहा है, कहाँ लग रहा है, वो सोने में लग रहा है। अब जब आप यहाँ पे 2025 में आए तो 26 में आपको परमिशन मिल रही है सेबी की तरफ से कि म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो अपना 30% गोल्ड या सिल्वर में लगा सकते हैं। जो घर की खरीदारी की बात थी वहाँ पे अब खरीदार कहाँ से आ गए, सेंट्रल बैंक से आ गए, म्यूचुअल फंड्स वाले यहाँ पे आ गए, ETF बायर्स आपको आ गए, सोवरेन फंड आपको आ गया। तो इतनी खरीदारी के बाद जिस कमोडिटी की इतनी डिमांड बढ़ेगी, वो कमोडिटी आपको 5 साल 10 साल में मुझे नहीं लग रहा है कि उसका कोई स्ट्रक्चर चेंज यहाँ पे होने वाला है। ये आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी अदर एसेट क्लास को। मुझे ये आप बताएं कि जो भारत का सोना विदेशों में था उसको हम वापस क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये कहती है कि अक्टूबर 2025 से मार्च 2026 में भारत के 880 टन सोने में से 77% सोना यानी लगभग 680 टन अपने देश में अब आ चुका है वापस। भारत जो बाहर सोना रखा हुआ था वो अपने देश लेके आ रहा है। 197 टन अभी भी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास पड़ा हुआ है, लेकिन 6 महीने में 104 टन सोना भारत में वापस आना और लगभग हमारा टोटल 77% सोना भारत में आ जाना, ये इशारा किस ओर कर रहा है? सबसे पहली बात है कि RBI ने पहले सोना खरीदा, हम 880 टन तक गए, चाइना ने यहाँ पे सोना खरीदा, वो हमारा पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये हमसे तब हम अग्रेसिव हुए हैं जब यहाँ पे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है। जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, रशिया पे सैंक्शंस लगे, वो दो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली यहाँ पे आया बढ़ के। एक तो सारे उनके एसेट पे उनका जो भी फंड्स था वो बैन हो गया, वो सैंक्शंस रशिया उसे वापस नहीं ले सकता, स्टिल वो होल्ड पे है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ में आई कि अगर आपका बाहर के लॉकर्स में, वॉल्ट में आपका सोना पड़ा हुआ है, यू कान टेक इट, एनी टाइम आपका जो है सैंक्शंस लगेगा और वहाँ पे आप नहीं ले सकते हो, आप उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे है कि दूसरा जो ट्रेंड वहाँ पे आया वो डी-डॉलराइजेशन का आया, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो मिसिंग हुआ। वो ट्रस्ट फैक्टर कहाँ से, यूरोपियन यूनियन और US से हुआ। और जब हम यहाँ पे देखें कि खाड़ी युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो युद्ध का माहौल बना है ये 2022 के बाद हम लोगों ने बनता हुआ देखा। लगातार आप यूक्रेन रशिया देखेंगे, इजराइल देखेंगे, पैलेस्टीन के साथ हमारी लड़ाई हुई, और फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट पूरे टेंशन में है, US के साथ है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है वॉर की। जब इंटेंसिटी वॉर की बढ़ती है, क्राइसिस बढ़ता है, तो ट्रस्ट फैक्टर कम होता है। और ये रशिया यूक्रेन की वॉर में क्लियरली यहाँ पे हो गया कि किसी भी तरीके की अगर मतलब वॉर के सिचुएशंस में वो जो आपका असेट है बाहर, वो सैंक्शंस हो सकता है, बैन हो सकता है, आप असेट रहते हुए भी उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये सेफ गार्ड करने के लिए भी एक बहुत बेहतरीन कदम है RBI का। और ये हमारा सेंट्रल बैंक ही नहीं, बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे अपना सोना जो उन्होंने बाहर के वॉल्ट में रखा है उन्हें वो वापस मंगा रहे हैं। तो ये ट्रेंड आप यूरोपियन यूनियन में भी देख सकते हैं, एशियन कंट्रीज़ में भी आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भारत उनमें से एक है, और हम कह सकते हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक्स ने बड़ा प्रोएक्टिव एक स्टेप लिया है, और ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, ये बहुत पहले ही होना चाहिए था। भाई मेरे पास अगर सोना है तो मैं तो अपने किसी जानने वाले को भी नहीं दूंगी। मेरा दोस्त भी अगर बोले कि नहीं तुम्हारा घर सेफ नहीं है, लाओ तुम मुझे दे दो, तो मुझे नहीं भैया मैं अपने सोने की हिफाजत खुद कर सकती हूँ। तो जब हम आम लोग किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो ठीक है, वो पुराना जमाना था, सिर्फ भारत का ही नहीं पूरे तमाम जितने देश थे वो अलग अलग वॉल्ट्स में रखते थे, लेकिन ये बहुत पहले कदम उठाया जाना था। पर चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी या दूसरे के घर में अगर दिक्कत आई तो उसको देख के हम भी अगर चेत गए, अलर्ट हो गया। हाँ, तो जब जागो तभी सवेरा, तभी सवेरा। ये अच्छी बात है। अब लेकिन आप मुझे एक चीज़ और बताएं, आपसे मैं सवाल पूछूं उसके पहले मैं अपने व्यूअर्स से ये सवाल पूछ लूं कि हाल फिलहाल में आपने जो भी सोना खरीदा है, खास करके अगर पिछले 2 साल 3 साल में सोना खरीदा है तो वो किस फॉर्म में रहा है, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए।
केयर एज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 2025 में गहनों की खपत की जो हिस्सेदारी है वो टोटल जो गोल्ड की खरीद हुई है उसका 60% है, लेकिन पहले ये 70% हुआ करती थी। मतलब भारत में जो कुल सोना खरीदा जाता था पहले 70% उसमें से लोग खरीदते थे ज्वेलरी के लिए, अब वो कम हो गया, 60% हो गया है। बिल्कुल। तो ये जो 10% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब लोग दूसरी जगहों पर क्या निवेश कर रहे हैं सोने में, ये मतलब हुआ इसका? जी, अब यहाँ पे ज्वेलरी की खपत यहाँ पे कम हो रही है इंडिया में, और वो ईटीएफ पे जा रहे हैं। वो ईटीएफ पे जा रहे हैं, निवेश में जा रहे हैं, तो वो सोना ही। क्योंकि अगर मैंने ज्वेलरी लिया, मैंने फिजिकल घर में ले आई मैं उस ज्वेलरी को, लेकिन जब मैं यहाँ पे 10%, जैसे आपने बोला 70 से हम 60 आ गए, वो 10% सोना मैंने लगाया ईटीएफ में। तो ईटीएफ का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि आप भले ही इसे डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं, लेकिन वो जो बैंक है जहाँ से आप ले रहे हैं, वो उतनी सोने को वॉल्ट में आपके बिहाफ पे रखेगा जितनी पोजीशंस आपने डिजिटल मार्केट में ली है, यानी कि अपने डीमैट फॉर्मेट में लिया है। तो वो सोना ईटीएफ के लिए वॉल्ट में रखा जा रहा है, तो फिजिकली आ रहा है लेकिन वो वॉल्ट में है। बाकी जो हम ज्वेलरी 60% ले रहे हैं वो हमारे पास आ रही है। तो ईटीएफ बाइंग की वजह से भी अब जो हमारा शिफ्ट है वो देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि मैं 60 की टिकेट्स की बात करूँ, 465 टन सोना हमारा ज्वेलरी में खपत होता था। सबसे जो बूम टाइम था सोने का, वो 1990 से 2000 वाला समय था, जब 2000 से 24 टन का जो सोना था वो ज्वेलरी में आया था। वो बूम टाइम था ज्वेलरी का, क्योंकि वहाँ पे मतलब इनकम्स बढ़ी थी, इंडिया में लिबरलाइजेशन हुआ था, इंडिया एक मेन ड्राइविंग फैक्टर था जब सोने की ज्वेलरी की खपत वहाँ पे बढ़ी थी। लेकिन तब हमारा इंट्रोडक्शन होता है, किससे होता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, ईटीएफ को किया जाता है, और वहाँ से आता है सब प्राइम क्राइसिस आता है। जैसे ही सब प्राइम क्राइसिस आता है, हमारे सेंट्रल बैंक्स जो नेट सेलर थे वो नेट बायर हो जाते हैं यहाँ पे। तो ज्वेलरी बायर्स के साथ साथ अब इनका एक और यहाँ पे खरीदार आ गया, यानी कि कॉम्पिटिटर आ गया हमारा, सेंट्रल बैंक्स। और हमें कहना चाहिए कि हमारे सोने के भाव को बढ़ाने में सेंट्रल बैंक्स की बड़ी हिस्सेदारी है, जो जिनकी वजह से हमें सोना महंगा मिल रहा है। हाँ। क्योंकि सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे एंट्री करते हैं 2010 के दशक में, और वो नेट सेलर से वो नेट बायर होते हैं और अग्रेसिव बायर होते हैं। मैंने कहा कि वो इम्यून होते हैं, इम्यून ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी, मतलब उनकी कम होती है, हायर प्राइस पे भी उन्होंने लिया। अब सपोज आप बोलेंगे क्या मतलब एग्जांपल है, जैसे कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 जब यहाँ पे हमने ज्वेलरी डिमांड कम होते हुए देखी, ईटीएफ से हम निकल गए, लेकिन सेंट्रल बैंक्स ने अपनी बाइंग बढ़ा दी। बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम पे, जब सोना बिल्कुल 5600 टन था डॉलर टर्म के टर्म्स में, और हमारे यहाँ 1,80,000 था, उस समय भी सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे थे, और वॉर के टाइम में भी वो बाइंग कर रहे हैं। तो वो कंसिस्टेंसी के साथ वो बाइंग जो है करते जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है वो हम लोगों ने चेंज होता हुआ देखा है। एंड आई एम श्योर जो मेरे व्यूवर इस समय देख रहे हैं आपको, उनके घरों में भी ये ट्रेंड ज़रूर बदला होगा। लोगों ने डिजिटल गोल्ड ख़रीदना शुरू किया, ईटीएफ ख़रीदना लोगों ने शुरू किया, और जाहिर सी बात है जो आपने कहा कि पहले तो इसके ऑप्शन अवेलेबल थे नहीं, तो ऐसा नहीं होता था। लेकिन अब आपसे बात हो और हम नंबर्स के ऊपर चर्चा ना करें कि गोल्ड कहाँ तक जाएगा, क्योंकि वैसे भी मार्केट में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो हमें नंबर्स बता सकते हैं। तो सोने पे हम चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन कहाँ तक पहुँचेगा, क्या होगा, ये खाली वंदना जी आपको बता पाती हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि गोल्डमैन सैक्स ने ये अनुमान लगाया है कि बहुत जल्द गोल्ड 1,63,000 रुपये पर पहुँच सकता है, यानी $5,400 की बात कही गई है गोल्डमैन सैक्स के जरिए। उनका ये कहना है ये बहुत जल्द होने वाला है। तो आप मुझे बताएं, आपके हिसाब से भी ये बहुत जल्द होने वाला है क्या? मैं इसमें कहूँगी कि एटलीस्ट हमें मई जून का एक कंसोलिडेशन फेज़ जो है वो देखना है। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पे चूकेंगे वो यहाँ पे बॉटम से, मतलब बॉटम पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो एक वैल्यू बाइंग से बच जाएंगे। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक से अगर आप बाइंग करते हैं ना, तो वो बड़ा डिसिप्लिन वे में करते हो। हमारा क्या है कि हम 10% रैली आने के बाद फिर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं। मुझे लग रहा है, जैसे आप बोल रहे हैं कि पहुँचेगा या नहीं, ये मुझे लग रहा है अगर हम सीजनैलिटी के हिसाब से ले, जिसमें कि हम 20 साल की सीजनैलिटी को यहाँ पे कवर करते हुए उसका एवरेज निकालते हैं, तो हम बिल्कुल लॉजिकल वे में चलेंगे कि हमें मेरे ख्याल से कुछ चार्ट वगैरह हमें समझाने के लिए लेके आई हैं। बिल्कुल, मैं ये चार्ट आपसे दिखाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे हमें चलना होगा, कोई किसी ने कह दिया वैसा नहीं, हमें वो करना है जो हमें लॉजिकली यहाँ पे हिस्टोरिकली बैक डेटा दिखाता है। ये अगर आप देखेंगे ये विजिबल है। अब आप यहाँ पे मई में हैं,
यहाँ से हम लोगों ने एक राइजिंग ट्रेंड आता हुआ देखा, एक कंसोलिडेशन देखा। ये तो वॉर का एक साल था तो बहुत नॉर्मल नहीं था, लेकिन हम यहाँ मई में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे जब मई में बैठे हैं तो आप मान लीजिए कि 0.98% है, यानी कि थोड़ा सा सोना जो है ऊपर से डाउन हुआ है। इसको अब 100 का अगर हम एवरेज ले, 1 का एवरेज ले तो अब धीरे धीरे मई जून में आपको कंसोलिडेशन थोड़ा आते आते आप देखेंगे कि लगातार ये आपको अक्टूबर तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप बोलेंगे ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अब यहाँ पे फिजिकल बाइंग शुरू होगी। इसका कारण है कि अब यहाँ पे वेडिंग डिमांड शुरू होगा, फेस्टिवल डिमांड शुरू हो गया, और होगा इसलिए भी क्योंकि अब यहाँ पे सब लोग बिल्कुल वो रहते हैं कि सोना कब गिरेगा, हमें खरीदना है, हम भी रहते हैं। हाँ। तो अब यहाँ से ये जो करेक्शन है, ये परेशान होने के लिए नहीं है, ये करेक्शन है, हमें एक्यूमुलेट करने का एक मौका है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा मई महीने में, और उस समय मई में जून में ये बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे सितंबर अक्टूबर तक जाते हैं ना, ये बेस्ट पार्ट होता है आपके पूरे साल का, जब सोना आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। नहीं, ये मतलब कैसे हर साल के लिए मैं इसको स्टैटिक मान सकती हूँ? स्टैटिक मान सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई इवेंट रिस्क बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। वाह। जैसे तो में आप इसे एप्लीकेबल नहीं मानेंगे। हाँ। है ना? जैसे वार आया, वॉर में क्या हुआ कि अचानक से हम लोगों ने क्रैश आता हुआ देखा, मार्जिन कॉल्स एंड ऑल, तो वहाँ पे नहीं है। लेकिन ये 20 साल का एवरेज है, तो ये बहुत सीजनैलिटी के हिसाब से काम करता है, और कमोडिटी की खूबसूरती ही यही है कि वो सीजनैलिटी के हिसाब से काम करती है। अब आप एक एग्री प्रोडक्ट ले लेंगे, हाँ। आपको पता है कि फसल आएगा तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो अराइवल्स है वो बढ़ जाएंगे, तो प्राइसेस गिरेंगे, लेकिन फेस्टिवल सीजन में हमारा डिमांड बढ़ता है। तो ये आसान होता है आइडेंटिफाई करना कमोडिटी में कि कब हमें लेना चाहिए, कब हमें एग्जिट करना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये चार्ट आपको बिल्कुल दिखा रहा है कि आप एक्यूमुलेट करिए मई जून में, और आप यहाँ पे अक्टूबर में तक इसे होल्ड करिए। अगर आप यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में हैं या डेरिवेटिव में हैं, अब फिजिकल है तब तो मैं वहाँ पे नहीं बोलती हूँ कि आप इसे बेचिए। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे फिर एक स्टेप, मतलब कि करेक्शन आता है अक्टूबर के बाद नवंबर में फिर एक्यूमुलेट करिए, फिर आपको दिसंबर में ये देगा। अब मुझे आप एक बात बताएं, अगर वॉर ना हो, अगर ना आए, बिल्कुल, अगर कभी भी किसी भी तरह की ये जो भसड़ वाली अलग सिचुएशन चल रही है बिल्कुल, ये normal ना हो, situations। तो मैं हर साल के लिए, क्योंकि ये तो 20 साल का डेटा आप ये मुझे 20 दे साल का रही डेटा हैं, है। तो हर साल मैं मार्च में सोना खरीद लूं और अक्टूबर तक होल्ड करके रखूं, ये स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है क्या? शानदार रहेगी। और ये मैं बताऊं किन के लिए अच्छा है, जो लोग SIP की तरह करते हैं ETF में, वो हर महीने कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। हाँ। तो जो ETF बायर्स हैं उनके लिए बड़ी शानदार स्ट्रैटेजी ये हो सकती है। और यहाँ पे बस एक रिक्वेस्ट है बहुत बड़ी, कि डेली आप अपने पोर्टफोलियो को वॉच ना करें, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये कब के लिए, 2 क्वार्टर इसमें आपको लग रहा है, 2 क्वार्टर आप छोड़ दें। अगर आपको लग रहा है ईयर एंड, मैं क्यों बोल रही हूँ कि ईयर एंड आप देख रहे हैं ना 1.09 से 0.92 आ रहा है, इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये एक यहाँ पे लिक्विडेट होती है पोजीशन इंटरनेशनल मार्केट में, इंडेक्स रीबैलेंसिंग होता है। वो टाइम होता है जब गोल्ड में एक करेक्शन देखने को मिलता है आपको दिसंबर एंड में या जनवरी में, इंडेक्स रीबैलेंसिंग होती है। इस बार जनवरी में लेकिन एकदम भाग रहा था शुरू में ऊपर, वो तो बिल्कुल स्पेकुलेटिव, वो तो ये साल ही अलग था बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। और मुझे लगता है आज का पॉडकास्ट, हालांकि अभी बहुत लंबा बचा हुआ है, पर ये हमें बहुत काम की चीज़ मिल गई है, जो मुझे लगता है सिर्फ आज के लिए नहीं है, हमेशा ही हमें ये गांठ बांध के रखना है, क्योंकि ये 20 साल का डेटा है, वरना मैम ये हमें बता रही हैं। और इस लिहाज से आप ये मान करके चलिए कि अप्रैल के महीने के बाद गोल्ड धीमे धीमे इनफैक्ट मैं देख पा रही हूँ मैम, ये इतना धीमे बढ़ रहा है कि आपको रियलाइज ही नहीं होगा। आपको रियलाइज ही होगा 2 साल 3 साल के बाद कि अरे 2 साल पहले तो अप्रैल में ये भाव था, और अब देखो ना 3 साल में सोना कहाँ पहुंच गया है। और आप देखिए, अभी मैं दूर क्यों जाऊं, मैं ये महीना लेती हूँ, आप अप्रैल से मई तक देखिए गोल्ड का करेक्शन आ चुका है। हाँ। तो ये पैनिक का नहीं है, ये यहाँ पे खरीदने का है। लोग बोलेंगे कि नहीं गोल्ड में दम नहीं है, अभी तो बिल्कुल रेंज में रहेगा। लेकिन एक और चीज़ टेक्निकल बताऊं, जो चीज़ जितनी रेंज में होती है ना, उसका ब्रेकआउट उतना स्ट्रांग होता है। आपने देखा होगा गोल्ड सालों साल, अगर मैं आपको अगर थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दूँ, अगर मैं गोल्ड के प्राइसेस अगर दिखा दूँ तो आपको लगेगा कि कितना लंबा कंसोलिडेशन होता है। जितना लंबा कंसोलिडेशन, उतना लंबा यहाँ पे आपको एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जब हम देखें वॉर के टाइम में, अगर हम वॉर की ही बात क्यों ना कर लें, यहाँ पे यूक्रेन वॉर जब हमारा 2022 में आया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे फरवरी 2022 में अगर हम याद करें तो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया था, है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे कितना गोल्ड प्राइसेस है,
47,000 इमेजिन। हाँ। ये 47,000 48,000 है। सीरियसली 2022 में 47,000 का था गोल्ड। इमेजिन। माय और गॉड। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो कितना वो बढ़ गया, वो बढ़ के आ गया था आपको करीब करीब 50,000 के करीब ये आया था, उससे इनफैक्ट ज़्यादा ऊपर आया था ये। बल्कि मुझे याद है 2 साल में ही ये तो डबल हुआ हाँ, है गोल्ड। आप 2024 का एंड अगर आप याद कीजिए तो 75,000 था सोना। 75,000 था। और अब 1.5 साल इसने में मंथली में देखिए ये लॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखाया है ना, काफी राइट। दिनों तक ये 50,000 पे रहा, लेकिन इतने लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये जो 48,000 46,000 की कमोडिटी थी, ये आप देखिए यहाँ पे 61,000 आई, फिर अगला पड़ाव आया ये 71,000, और फिर मतलब कि इसने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का साइकिल शुरू होता है। अब ये 47,000 की कमोडिटी आपको धीरे धीरे, अब ये कंसोलिडेशन में लोग परेशान थे। हाँ। और यहाँ पे बात शुरू हो गई थी कितनी, आप याद करिए, सोना 35,000 जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे रोज की खबर यही रोज हो की रही खबर थी। थी हाँ। 35,000 जाएगा। ये 35,000 ना जाके अब यहाँ पे ये आ गया 62,000, फिर यहाँ पे 65,000 आप मान लो। 78,000, फिर आगे जो है वो तो कहानी है पूरी 2025 में। ये रैली तो ही है। तो अब ये देखो जितना लंबा कंसोलिडेशन और उतना लंबा इसने एक ब्रेकआउट दिया है, तो इस कंसोलिडेशन से हमको घबराना नहीं है। ये जो हमने मंथली पे यहाँ पे एक डाउनसाइड आता हुआ देखा ना, इससे हमें घबराना नहीं है। अगर मुझे लग रहा है कि 1,44,000 1,40,000 मुझे मिल रहा है, मुझे एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि जो परिस्थिति बन रही है वो सोने के फेवर में है। थोड़े दिन का क्राइसिस आएगा, थोड़े दिन की परेशानी यहाँ पे रहेगी, मार्जिन कॉल्स आएंगे, लोग बेचेंगे, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल भी चीज़ देखें, हमें भी घर में कभी गिरवी रखना होता है ना सोना, तुम सबसे पहले उसे छुड़ाने की परेशानी में होते हैं कि रखा है, क्राइसिस था, मैंने रख दिया, लेकिन मुझे ज्वेलर्स के यहाँ से वापस लाना है। पहले यही होता था। फिर हमने बैंक्स में रखा, तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें वापस लाना है। अब यहाँ पे टर्की ने सोना बेचा और टर्की ने 36 टन सोना खरीद भी लिया विद इन अ मंथ। तो आप सोचिए कि कितने इंटेंसिटी से इसके रिजर्व को लोग अपने पास रखते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो या बैंक के लेवल पे हो। तो मेरे ख्याल से ये एक्यूमुलेट करने का है। अब फिर हम यहाँ 2022 के वॉर जोन से अब हम यहाँ पे फिर फंसे हुए हैं एक वॉर जोन में। हाँ राइट। अब आप बोलेंगे कि ये बहुत लंबा कैंडल बन गया, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रैली भी बहुत ज़बरदस्त आई थी, तो जितनी ज़बरदस्त रैली आएगी उतनी ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट भी होगी। लेकिन ये तो आपको वैल्यू बाइंग दे रहा है ना, हम पैनिक क्यों हैं उससे? जितनी बड़ी रैली आएगी उतना बड़ा डाउनफॉल आएगा, और जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा उतना ही ज़्यादा आगे हमें रैली फिर दिखाई देगी। तो मैं ये मान लूँ कि ये जो सोना अभी रुका हुआ है या हल्का हल्का गिर रहा है, ये तूफान के पहले की शांति है। शेर 2 कदम पीछे है आगे दौड़ लगाने के लिए। क्या बात है। अब समझदार को इशारा काफ़ी, मेरे ख्याल से अब इसके आगे तो अनुमान आप लगाइए कि सोना अब कहाँ तक जाने वाला है। अब लेकिन हमने एक नंबर के ऊपर तो चर्चा कर ली, अब दूसरा नंबर भी ज़रा मैं आपके सामने दे ही देती हूँ। ड्यूश बैंक की तरफ से कहा गया, जर्मन का ये बहुत दिग्गज बैंक है। ड्यूश बैंक ने ये कहा है कि अगले 5 साल में इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड $8,000 हो जाएगा। और अगर ये अनुमान सही होता है, $8,000 की जो बात ड्यूश बैंक के जरिए कही गई है, अगर $8,000 अगले 5 साल में गोल्ड हो जाता है तो भारतीय मार्केट में ये 7.5 लाख रुपया तकरीबन होगा, 7 से 7.5 लाख रुपया। तो मैं ये मान के चलूं कि फ्यूचर में गोल्ड 7.5 लाख 10 ग्राम हो जाएगा। ये मानना चाहिए हमें, क्योंकि जब 48,000 था, हम जब 3 साल पीछे जा रहे हैं तो हमने कहा अरे 48,000 था, हम यहाँ 1.5 लाख पे बैठे हैं, तो वहाँ से हम 3 गुना हो चुके हैं। तो क्या कारण है कि यहाँ से हम 3 गुना नहीं होंगे? क्योंकि जितनी भी यहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, क्या चीज़ें हैं जो उसको ड्राइव कर रही हैं। जैसे करेंसी में हमारा फेथ चला गया, करेंसी कहीं पे भी, अब सोना किस चीज़ों पे बढ़ता है, क्या बोलते हैं कि क्यों मतलब बढ़ता है, हम मेन क्रक्स पे जाते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है इसमें, करेंसी रिस्क यहाँ पे नहीं है, डिफॉल्ट रिस्क नहीं है। अगर आपके पास सोना है तो आप उसे यूएस में भी बेचेंगे तो आपको सिमिलर प्राइस पे मिलेगा। ठीक बात। काउंटर पार्टी रिस्क भी आपको नहीं है, करेंसी फैक्टर्स है। अगर आप अभी क्या, बिल्कुल अभी का एग्जांपल लो आप, हम दूर जाएंगे ही नहीं, ईरान की करेंसी की क्या हालत है। तो जो वहाँ के मतलब बाशिंदे हैं उनकी करेंसी तो टूट गई। अब उन्होंने बैंक में रखा था, क्या पैसा रखा था, जिन्होंने जो कैश रखे थे, हाँ। और जिन्होंने सोना खरीदा था। इस क्राइसिस टाइम में अब आप सोचिए कि सोना कितना गिरा और उनकी करेंसी कितनी गिरी। तो जिन लोगों ने कैश रखा होगा वो परेशान होंगे, सिर्फ बैंक में जैसे हम एफडी रखते हैं या कुछ रखते हैं, वो तो बड़े परेशान होंगे ईरान में। लेकिन जिन लोगों ने वो सोना खरीद के रखा होगा वो कहीं भी उसे बेच सकते हैं। तो ये इसका पावर है, इसमें ना डिफॉल्ट रिस्क है, ना काउंटर पार्टी रिस्क है, ना इसमें यहाँ पे करेंसी रिस्क है।
इसलिए सेंट्रल बैंक्स ना तो ये प्लैटिनम रखते हैं, ना डायमंड रखते हैं, ना कॉपर रखते हैं, ये सोना रखते हैं। एक तो ये भी है कि इसे स्टोरेज के लिए बहुत जगह नहीं होती। जैसे कि अभी काफ़ी लोग सिल्वर खरीद रहे हैं, लेकिन अगर वो 30 केजी का सिल्ली लेते हैं तो बैंक का लॉकर में उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, घर में वो इतनी बड़ी चीज़ रख नहीं सकते। बहुत सारी वजह है कि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी इतनी मतलब ग्लोबल लेवल पे है कि हम सोना यहाँ पे खरीदते हैं। और इसीलिए शायद भारतीय महिलाओं को भी सोना बड़ा प्रिय रहा है हमेशा से, जन्म जन्मांतर से हम देख रहे हैं ऐसा होता आया है। तो 2 नंबर्स के ऊपर फिलहाल वंदना मैम ने मुहर लगा दी है। पहला जब मैंने पूछा कि $5,400 हो जाएगा क्या, जो कि अभी 4500 है, तो उसके ऊपर भी उन्होंने मुहर लगा दी। मैंने कहा अगले 5 साल की अगर हम बात करें तो $8,000 हो जाएगा क्या, तो उसके ऊपर भी अभी तो मतलब कुछ भी हो सकता है फ्यूचर, ऐसा वंदना मैम कहती हुई मुझे दिखाई दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और मुझे एक चीज़ आप थोड़ा समझाइए। पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए कि आपका फेवरेट अभी फिलहाल क्या बना हुआ है, फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ? क्योंकि हमने देखा मैम कि जनवरी में ईटीएफ में बहुत ज़्यादा निवेश के नंबर्स आए कि म्यूचुअल फंड में तो इतना निवेश नहीं हुआ जितना ईटीएफ में हुआ, लेकिन उसी के अगले महीने हमने फिर वो नंबर्स भी देख लिए कि ईटीएफ में से लोगों ने पैसा बाहर निकाल लिया। तो अब ये लोगों का मूड भांपते हुए कि शायद ईटीएफ में उतना इंटरेस्ट अब उन्हें नहीं आ रहा है जितना जनवरी तक आ रहा था जब गोल्ड भाग रहा था, तो आपका मूड मैं भांपने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या फिजिकल गोल्ड या ईटीएफ? उन्होंने ना वो टाइम एंजॉय कर लिया, वो 70,000 से 180,000 वाला, 1,80,000 वाला। तो वो मूव्स जो थी वो हिस्टोरिक मूव थी। वैसी मूव्स हमेशा नहीं होती हैं। जैसे होता है ना कि किसी ने एक ओवर में 6 सिक्स लगा लिए, तो आप हर बारी उस प्लेयर से नहीं कर सकते कि वो हर गेम में जाके मतलब 6 छक्का मार के ही आए। तो गोल्ड भी वो नहीं कर सकता, वो एक इंटरेस्ट फैक्टर भी है। और इन्हें जो क्विक मनी मिल रही थी वो यहाँ पे नहीं मिल रही है। लेकिन समझदारी इसमें है कि आपको यहाँ पे ईटीएफ में पैसा लगाना चाहिए, पैनिक होने के बदले ये आपको मौका दे रहा है। एक बार जब रैली यहाँ पे बढ़ेगी तो बड़ी इंटेंसिटी के साथ गोल्ड की रैली आती है, जो हम लोगों ने 25 में आता देखा और हम लोगों ने लगभग 23 से इसको आता हुआ देखा है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो रहना ही चाहिए। फिजिकल की खरीदारी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी यहाँ पे अपने फिजिकल मार्केट में प्रीमियम नहीं है बहुत ज़्यादा। और जैसे जैसे हमारा जैसे सप्लाई डिसरप्शंस हुआ है, हम दुबई से भी गोल्ड मंगाते हैं, तो अब यहाँ पे जैसे ही हमारा त्योहारी मांग आएगा, शादी का मांग आएगा, तो वो फिजिकल मार्केट पे प्रीमियम बढ़ेगा। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आपको फिजिकल में लेना है सोना तो अभी आप लीजिए। और एक प्रोडक्ट मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बताना चाहूँगी। हाँ प्लीज़। जिनका डेरिवेटिव डीमैट अकाउंट है कमोडिटी में और जो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हैं, उनके लिए मैं बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बताऊंगी। ये है गोल्ड 10। अच्छा। जैसे हम गोल्ड में फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट मतलब की प्रोडक्ट होता है। अब जैसे गोल्ड में हमारे पास 5 है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड मेगा है, गोल्ड मिनी है, गोल्ड गिनी है, गोल्ड पेटल है, गोल्ड 10 है। अब आप बोलेंगे गोल्ड 10 ही क्यों, बाकी क्यों नहीं? अगर आप मेगा गोल्ड करते हैं तो उसमें 1 केजी की डिलीवरी होती है, मीन्स कि 1,50,00,000। बहुत पैसा जिसके पास है वो ही कर सकता है। बहुत पैसा जिसके पास है वो कर सकता है। लेकिन आम आदमी क्या करे? अगर यहाँ पे कुछ फ़ायदा उठाना है जो हमें बाज़ार में ज्वेलर्स के पास नहीं मिल रहा, वो हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे? अब डिमैट अकाउंट हमारे पास है, हमने गोल्ड 10 में पोजीशंस ली, हमने उसमें बाई पोजीशंस को क्रिएट किया और वहाँ पे हमने डिलीवरी पीरियड, जैसे कि अभी मई में है तो मई एंड में हमें वो डिलीवरी मिल जाएगी। हमने बाई पोजीशंस को क्रिएट किया, तो अब यहाँ पे हमें कितना पैसा लगेगा? सपोज़ कि गोल्ड 10 है तो गोल्ड 10 का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना होगा? 10 ग्राम गोल्ड का। अच्छा। हम इसे बिल्कुल मतलब उसमें लेंगे राउंड फिगर में। सपोज कि 1,50,000, 1,50,000 पे 9% 10% हमारा मार्जिन होता है। हमने 15,000 से ही शुरुआत कर दी। तो जो आप 1.5 लाख की चीज़ ले रहे हैं उसकी पोजीशन को सिर्फ 10% वैल्यू के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। गोल्ड प्राइसेस का वैल्यू बढ़ा तो आप वैल्यूएबल एसेट ले रहे हैं। गोल्ड प्राइस का वैल्यू उस समय थोड़ा सा कम हो गया, जो कि अभी लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। हाँ। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब उसको सस्ता सोना आप ले सकते हैं। अब आप सोना डिलीवरी ले रहे हैं तो आप कहेंगे इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात ये है कि जब आप गोल्ड 10 की डिलीवरी लेते हैं तो सिर्फ 10 ग्राम की डिलीवरी ले रहे हैं। ये एक आम आदमी भी ले सकता है, मैं भी ले सकती हूँ, आप भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। लेकिन 1.5 करोड़ की डिलीवरी मतलब पैसा दे के लेना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो एक आम लोग भी मतलब 1.5 लाख के कैपिटल के साथ यहाँ पे 1.5 लाख की मतलब 10 ग्राम सोने की डिलीवरी को वो ले सकता है। खास बात क्या है इसमें? आपको सिर्फ जीएसटी लग रहा है 3% का। अच्छा। आप मेकिंग चार्जेस नहीं दे रहे हो उसमें। हाँ। तो 1.5 लाख की चीज़ पे अगर आपने 5% मेकिंग चार्जेस बचा लिया तो आप समझ रहे हो कि आप 6,500 रुपीज़ बचा रहे हो। राइट। और मैं 20 ग्राम भी ले सकती हूँ, मतलब 2 मैंने ले लिया गोल्ड 10, बिल्कुल मैंने 2 ले लिया, 3 ले लिया अगर 30 ग्राम लेना है तो।
और यहाँ पे इसमें कुछ वैसा भी रहता है, एक्सपायरी डे जैसा कुछ बिल्कुल होगा? एक्सपायरी डेट होती है, वो स्टैगर्ड में जाता है। अगर आपको डिलीवरी नहीं लेनी है तो आप 5 दिन पहले काट लो, क्योंकि स्टैगर्ड पीरियड में वो चला जाएगा। अगर आपको डिलीवरी लेनी है तो फिर आपको एंड में वहाँ पे डिलीवरी मिल जाएगी, एवरेज प्राइस जो आएगा। अब आप जब ज्वेलर्स के पास जाते हैं लेने, तो आप कॉइन ले, बार्स ले, एटलीस्ट 5% का आपको मेकिंग चार्जेस तो देना ही देना है। 6% वो बोलेंगे मिनिमम पे वो आपको दे रहे हैं, तो वो 6% मेकिंग चार्जेस आपको लग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, 2025 में ये ट्रेंड देखा गया है कि M6 का सोना ज्वेलर्स के सोना से जो हम लेते हैं उससे डिस्काउंट पे ट्रेड हुआ। यानी कि अगर वहाँ 1,62,000 का मिल रहा है तो यहाँ पे 1,55 का मिल रहा है। कैसे? अब यहाँ पे क्या था कि सोने की इंटेंसिटी तो फिजिकल में बहुत लोग चाह रहे थे, चांदी प्रीमियम पे मिल रही थी, वो प्रीमियम पे मिल रही थी, वो गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही वहाँ पे। तो MCX पे तो सोना इंटरनेशनल मार्केट को देख रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, हमारे यहाँ इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हुए MCX पे सोना मतलब ठीक ठाक ट्रेड हो रहा था। लेकिन भारतीय बाजार में फिजिकल सोने की डिमांड बढ़ी थी, तो ज्वेलर्स उसे प्रीमियम पे दे रहे थे, काफ़ी प्रीमियम बढ़ गया था, 10-12 हज़ार का प्रीमियम बढ़ गया था। उस समय लोगों ने गोल्ड 10 में यहाँ पे निवेश करके पोजीशंस को लेके MCX पे फ्यूचर्स मार्केट के थ्रू, एक तो उन्होंने अपने प्रीमियम को मतलब वो किया, प्रीमियम उनको नहीं देना पड़ा। दूसरी चीज़, उनको मेकिंग चार्जेस नहीं देने पड़े। वाह! और ये मेरे ख्याल से 100% शुद्ध खरा सोना होता होगा। 999 फाइननेस, 24 कैरेट। तो वेरी आपको नाइस। आपको एक तो बढ़िया सोना मिल रहा है गारंटी के साथ, क्योंकि जब MCX का सोना डिलीवर होता है वो गारंटी के साथ होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, मेकिंग चार्जेस आप नहीं दे रहे हो, और बाहर के प्रीमियम से आप बच रहे हो। ये मिलता कहाँ है सोना? अब तो मुझे ये भी पता करना है। अब मुझे तो पता है ज्वेलर की दुकान पे जाना है, पैसा देना है और लेकर के सीधे घर चले आना है। ये MCX कहाँ से? मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, जहाँ पे हम कमोडिटी ट्रेड करते हैं, इनके वेरियस मतलब डिलीवरी सेंटर्स होते हैं, वहाँ से आप ये सोना ले सकते हैं। तो ये आप 10-10 ग्राम को, आप शादी के लिए आपको सोना लेना है या आपको मतलब गिफ्ट पर्पज से लेना है, बहुत लोग 40 ग्राम 50 ग्राम लेते हैं। 40-50 ग्राम पे अगर मान लीजिए कि आप 6500 10 ग्राम पे बचा रहे हैं और आपको 50 ग्राम लेना है, तो इट विल बी अ बिग। हाँ, और एक सेट तो मुझे लगता है 50 ग्राम 60 ग्राम से कम का कहाँ ही बनता है। कहाँ बनता ये तो मतलब मिनिमम इतना तो हर आपने शादी वाला delivery ले घर लिया हर साल। और आप ज्वेलर से मतलब आपको जब बनवाना है बनवाओ, नहीं तो आप सोना रखो अपने पास में। वाह! और कोई ज्वेलर इसमें ये तो नहीं बोल कुछ सकता भी नहीं, कि बिल्कुल प्लेन ट्रेड है आपको बिल्कुल इसमें। नहीं, वो उस सोने को देख के कोई ज्वेलर ये तो नहीं कह सकता कि नहीं नहीं हम तो नहीं मानते, ये 98% होगा, बिल्कुल वो 97। सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा आपको। MCX के एक्रेडिटेड वेयर हाउसेज होते हैं, उन सर्टिफिकेट के साथ आपको वो मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से जानकारी अगर हमें रहे तो हम एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं और मतलब बचा सकते हैं अपने मेकिंग चार्जेस को, प्रीमियम देने से हम बच सकते हैं। आपको याद होगा जब चांदी यहाँ पे 4.5 लाख चली गई थी, तो लोगों ने कितना हायर प्रीमियम दे के बाजार से लिया था। अरे चाइना में तो मिल अभी नहीं रहा तक था। हाई प्रीमियम पे वो बिल्कुल, सिल्वर बिल्कुल, बेच रहे $10 हैं। का प्रीमियम है वहाँ पे, हाँ, और चांदी मिल नहीं रही थी। और वहां पे भी मैंने जो खबरें देखी, पिक्चर्स देखी, इतना हाई प्रीमियम होने के बाद भी दुकानों के बाहर लाइन लगी हुई लाइन है लगी चाइना हुई में। थी। अच्छा, ये आपको बिना परेशानी के मिल रही है और बिल्कुल शुद्ध सोना। वाह, ये मुझे आज दूसरी काम की चीज मिली है पॉडकास्ट में। तो पहला तो आपका गोल्ड 10, राइट? बिल्कुल। गोल्ड 10 आप पहला तो याद कर लीजिए, और दूसरा आप याद कर लीजिए वो चार्ट जो वंदना मैम ने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है कि कैसे हर साल का ही ये ट्रेंड है, अभी नहीं बीते 20 सालों का एवरेज जो है उन्होंने ये आपको बताया है कि कैसे अप्रैल मई तक तो सोना जरा खामोश रहता है या गिरता हुआ होता है, लेकिन उसके बाद जो ग्राफ होता है वो धीमे 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 ऊपर ही जाता हुआ आपको दिसंबर तक दिखाई देता है। आपका मन अक्टूबर में काट दो, नवंबर में काट दो, दिसंबर में। और स्पेशली ये सिप करने वालों के लिए कितना फायदेमंद है। ये दो बहुत काम की चीज आज मुझे पॉडकास्ट में मिल गई है। और बिल्कुल हम मई में बैठे और मई की बात हो रही थी। राइट। ये बिल्कुल टाइमली एक है कि आप यहाँ से ये सोच, क्योंकि अभी बहुत लोग नॉइज भी आता है कि $3500 चला जाएगा। हाँ, अगर हम उन र्यूमर्स पे रहे तो फिर हम एंटर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। और बचने के लिए बॉटम तो कोई नहीं जानता, बॉटम मैं बता ही नहीं सकती कि ये बॉटम इससे नीचे जा नहीं सकता, गारंटी तो कि इस मार्केट में नहीं है। तभी हम कहते हैं कि SIP के जरिए आप यहाँ पे लगाइए। अगर मान लीजिए कि सोना यहाँ से 1000 रुपये और गिर गया तो फिर एवरेजिंग हो जाएगी अगले महीने। ये गोल्ड 10 कब से शुरू हुआ है MCX में? ये साल भर से हो गए इसके, ऑल राइट। और ये बहुत पॉपुलर हुआ। अच्छा, ये मेकिंग चार्जेस का जो है ना, क्योंकि मतलब मेकिंग चार्जेस बहुत अट्रैक्टिव फैक्टर फीचर्स था ऐसा कि वो है ही नहीं यहाँ पे, तो इसमें पार्टिसिपेशन बहुत जल्दी बढ़ा। और क्योंकि सस्ता है तो जिसके पास थोड़ा कम पैसा है वो भी खरीद सकता बिल्कुल है। 2025 में रिकॉर्ड डिलीवरी हुई है गोल्ड और सिल्वर की MCX के थ्रू। काफी लोगों ने MCX के थ्रू लिया।
शानदार, बहुत बढ़िया। ये मुझे नई चीज़ आज मालूम चली है, लेकिन अब जब मुझे इतनी नई नई चीज़ें मालूम चल रही हैं वंदना मैम, तो मैं सोच रही हूँ कि लगे हाथ एक और चीज़ आपसे मैं पूछ ही लूँ, और वो है जो नया एनसीएक्स की तरफ से कल ही जिसका ऐलान किया गया है। हम आज 5 मई को बाय द वे ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, और कल 4 मई को ही अनाउंस किया गया है, और वो है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट। ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट क्या है? एनएससी के ऊपर, सॉरी, एनएससी के ऊपर ये कल एनएससी ने लॉन्च किया है। तो बिल्कुल। क्या है, थोड़ा डिटेल में बताइए ना, बड़ा फैसिनेटिंग टाइप का लग रहा था मुझे। ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से हमारे पास लगभग घर में 25,000 टन सोना है, 30,000 टन सोना है। सेंट्रल बैंक्स के पास भी है, ज्वेलर्स के पास भी है, लेकिन सोना आइडल पड़ा है। गवर्नमेंट इसे चैनलाइज करना चाह रही है। तो अब क्या है कि हमारे पास सोना है, इसमें अभी ज्वेलर्स वगैरह भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, 1000 ग्राम की है। और यहाँ पे है कि आपका जो फिज़िकल सोना है, इसे ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट में कन्वर्ट करेंगे, और वो आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे ETF जैसे ट्रेड होता है, वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं इसको NSE पे गोल्ड के वैल्यू के साथ साथ। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अहम कदम है कि इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए भी गवर्नमेंट ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है, और इससे हमारा फिजिकल गोल्ड जो है वो चैनलाइज होगा। तो जैसे NBFC में गोल्ड जाता है, तो एक मूवमेंट आई थी, तो ये मूवमेंट के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। और हम एक कॉन्सेप्ट कहते हैं ना कि लॉकर से लेज़र की तरफ लाना, फिनेंशियलाइजेशन करना गोल्ड का। हाँ। तो इट इज़ वन ऑफ द स्टेप कि वो फाइनेंशियलाइजेशन कर रहे हैं, लॉकर से लेज़र की तरफ ला रहे हैं, चाहे वो ज्वेलर्स हो, रिफाइनर्स हो, इंस्टीट्यूशनल्स हो, या फिर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली वो इंडिविजुअल्स भी अगर आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आपको एक टूल हो जाएगा। और आपने SGB की जो सफलता थी वो आपने देखी थी, न्यू ट्रांचेस आना बंद हो गए, वो वजह थी, लेकिन लोगों ने SGB को काफ़ी पॉपुलर किया था। और वो जो 2.5% का इंटरेस्ट रेट था ना, वो तो आइसिंग ऑन द केक कहते हैं कि आपको गोल्ड की जितनी भी वैल्यू है 2.5% आपको एडिशनल वहाँ पे मिल रहा है। तो SGB की सफलता के टैक्स की बाद, कितनी हमें बेनिफिट मिलता था? क्योंकि टैक्स तो बहुत बड़ा पेन फैक्टर है हमारी मार्केट में, बहुत बड़ा, तो टैक्स बेनिफिट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा। पर बहुत से ऐसे लोग थे, मुझे लगता है कि वो ना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो था वो पॉपुलर होने में थोड़ा सा टाइम लगा। बहुत से लोग थोड़ा चूक भी गए मुझे लगता है, और जब तक उनको समझ आया कि नहीं, इससे काम की तो कोई स्कीम ही मार्केट में नहीं है गोल्ड की, तो लेकिन तब तक फिर वो बंद हो गई। न्यू ब्रांचेस आने बंद हो गए, अब सेकेंडरी मार्केट में ही है ये सिर्फ। हाँ, और सेकेंडरी मार्केट में लेने का मुझे लगता नहीं है बहुत फायदा है। बहुत फ़ायदा नहीं है। जिन्होंने लेकिन लिया ना, हाँ, वो कोई भी अर्ली यहाँ पे एग्जिट करने के लिए तैयार नहीं है। उनको पता है कि उनका बेनिफिट मतलब कितना है। मेरे ख्याल से इसके प्राइसेस बहुत नीचे की तरफ थे, मुझे देखना, लेकिन मतलब मल्टीपल टाइम्स ये वहाँ से बढ़ा है। 40,000 35,000 वाले रेंज में उस समय गोल्ड था। अभी भी वो लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, आपका मार्केट से लेकर के, तो क्या आप उन्हें सलाह देती हैं कि उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? फिलहाल बहुत प्राइसी हो गया है सोना, मुझे लग रहा है कि अभी सेकेंडरी मार्केट में लेना इतना ज़्यादा वो नहीं रहेगा। और सबसे लास्ट मेरे ख्याल से 2033 है क्या, इसके एक्सपायरी वाला जो सबसे लास्ट था? 2033 है। 2033 है। एनीवेज, तो वंदना मैम के हिसाब से आपको मार्केट से अभी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत प्राइसी गोल्ड हो गया है, इसलिए आप हमारे कह पास रही हैं। अदर टूल्स बहुत अच्छे हैं। हम ETF में जाएंगे, EGR में जाएंगे, अब हम फिजिकल में जाएंगे, फिर हमारे पास गोल्ड 10 है यहाँ पे जिनको डिलीवरी लेनी है। और डेरिवेटिव मार्केट में जो लोग हैं जो वेल रिसर्च यहाँ पे करना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं चाहती कि डेरिवेटिव मार्केट में आप रिसर्च के बिना यहाँ पे स्टेप्स ले लें, पोजीशंस ले लें, और क्योंकि लीवरेज ट्रेडिंग यहाँ पे होती है, उनके लिए ऑप्शंस है यहाँ पे। फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है। फ्यूचर्स तो मैंने बताया, ऑप्शंस है यहाँ पे, मेगा ऑप्शंस है, मिनी ऑप्शंस है, उसके जरिए कम पैसों में हम एक सेफ ट्रेडिंग यहाँ पे करके चल सकते हैं। मिनी ऑप्शन में कितने कम पैसे में हो सकता है? मेगा ऑप्शंस में हो रहा है उसका, आप समझिए कि 1/10 आपको लग रहा है, बहुत कम पैसे में हो रहा है। लेकिन यही चीज़ है कि ऑप्शन बहुत ट्रिकी टूल है। हम कुछ क्या ग्राम में समझ सकते हैं कि कितने ग्राम में, मिनी में कितने में हो रहा है, और मेगा में वो कितने 10 में? ग्राम 100 ग्राम वाला उनका रहता है, मेगा में 1 kg का रहता है, और मिनी में आपको 100 ग्राम का आ जाता है। लेकिन ये चीज़ है कि टूल्स यहाँ पे बहुत, मतलब ऑप्शन के आने से उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बहुत बढ़ी है। और जो लोग इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेड करते थे वो वेल वर्स्ड है, उन्हें पता है, सिर्फ उन्हें यहाँ पे प्रोडक्ट चेंज करने की ज़रूरत थी। तो मेरे ख्याल से वो टूल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया है, जिसमें जो जान रहे हैं, जो जानकार हैं, वो यहाँ पे करें। और मैं कहूँगी कि जब भी आप अगर डेरिवेटिव मार्केट में आते, खासकर
वो वेल रिसर्च स्ट्रैटेजीज पे ही काम करें। क्योंकि क्या होता है ना कि हम कहे सुने पे कर लेते, फिर बोलते कि ये तो सट्टा था, ये तो सट्टा था और यहाँ पे हमने अपने पैसे गंवाए हैं। Right. लेकिन जिन्होंने यहाँ पे वेल रिसर्च मतलब कि स्ट्रैटेजीज के साथ निवेश किया है, एंट्री सही समय पे ली है, एग्जिट डिसिप्लिन वे में किया है, उन लोगों ने यहाँ पे पैसा बनाया है। वेल रिसर्च होने के लिए क्या करना है मैं वो भी समझना चाहती हूँ। सबके पास इतना टाइम नहीं होता है। वैसे वंदना मैम का मैं आपको बता दूँ 21 ईयर से वो रिसर्च भी कर रही है, बता भी रही हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आप उनके देखते हैं। तो 21 साल का अनुभव है उनके पास सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी मार्केट का, राइट? बिल्कुल 2005 से आपने स्टार्ट किया था, 2005 से। हमने पिछले पॉडकास्ट में इनफैक्ट चर्चा भी की थी। तो ऐसे लोग कैसे फिर आपसे जुड़ सकते हैं? अगर मेरे पास बहुत वक्त नहीं है रिसर्च का, कैसे किया जाए? बिल्कुल, क्योंकि कई चीज़ों में है कि जिससे मेरा नहीं है। जैसे मैं एक मोबाइल खरीदने जाऊँ तो मैं ऐसे लोगों से पूछूंगी कि आप मुझे बढ़िया मोबाइल बताओ, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ. तो जैसे अब कमोडिटी की बात होती है तो मैं बोलती हूँ कि आप वेल रिसर्च लोगों को जो NISM सर्टिफाइड है, सेबी रजिस्टर्ड है, पहले तो आप वो चीज़ देखें। क्योंकि बहुत सारे आपको मतलब मिल जाएंगे जानकार जो कि आपको बता रहे हैं, लेकिन वो NISM सर्टिफाइड नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। तो सबसे पहले तो सेबी रजिस्टर्ड फर्म होना चाहिए। अब जैसे मैं SMC में हूँ तो ये सेबी रजिस्टर्ड फर्म है, हम लोग NISM सर्टिफाइड है। और दूसरी चीज़ है कि टीम में जितने भी मेंबर्स हो वो सारे NISM सर्टिफाइड हो और वेल एक्सपीरियंस्ड यहाँ पे टीम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, टेक्निकल है, फंडामेंटल्स हैं, सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हम रिसर्च रिपोर्ट्स निकालते हैं। जो कि आपको जैसे ये मार्केट बहुत बड़ी है, ये 9 बजे से शुरू होती है, 11:50 तक ख़त्म होती है। हाँ, वेरी तो ट्रू। पेन ये है कि मैं चाहती हूँ कि ये भी ना 3:30 बजे खत्म हो जाए। इसका एक Right. गेन है। अच्छा। जैसे कि एक ट्रेड हमें मिल गया मॉर्निंग में जब चाइना ओपन होता है, हाँ. वो वॉलेटिलिटी हमें मिली। LME ओपन हुआ तो 1:30 बजे की वॉलेटिलिटी हमें मिली, और जब 6 बजे यहाँ पे US मिलता है तो वो वॉलेटिलिटी हमें मिली। अच्छा, एक चीज़ है, आप तो तारीफ ही करेंगी मैम, ये तो मैं भी 7 दिन काम करने की भी कोई तारीफ कर सकता है। नहीं, लेकिन नहीं, 6 वो डे नहीं है। वर्किंग ही होना चाहिए, 5 डे वर्किंग है तो और अच्छा है। बिल्कुल। मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, 20 घंटे करते हैं, अब उसकी भी कोई तारीफ कर सकता है? करने वाला कर सकता सकता है, है। मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ। अब जी। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वो वॉलेटिलिटी आती है तो हम लोग इवेंट बेस्ड कॉल देते हैं। कोई डेटा आ गया वहाँ पे, कमोडिटीज़ पे बहुत ज़्यादा मूव करती है। तो इन सब चीज़ों से जुड़ने के लिए मैं सोचूंगी कहूँगी कि जिनको यहाँ पे ट्रेड करना है, सबसे पहले वो जंप ना करें, तुरंत ट्रेड ना करें। हमारा कम्युनिटी चैनल है, प्रीमियम चैनल है, कमोडिटी मंत्रा बाय SMC है। उसमें आपको 8:30 से लेके रात के 11:30 तक आपको पूरी तरीके से बताया जाता है फ्यूचर्स, ऑप्शंस, न्यूज़, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक रिलीजेस आए हैं उसका इम्पैक्ट किस कमोडिटी पे क्या होगा। अगर किसी कमोडिटी पे सपोज कि कोई GDP डेटा आ गया और वो ख़राब आया तो गोल्ड प्राइसेस अपसाइड मूव होते हैं। तो हम वहाँ पे इवेंट बेस्ड भी वहाँ पे स्ट्रैटेजीज देते हैं कि वहाँ से एक हमें मिल जाए, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाए। इसमें आपको इंट्राडे से लेके पोजिशनल से लेके फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही टूल में आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। पहली एडवाइस ये रहेगी कि आप ये चैनल को ज्वाइन करें। दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि आप यहाँ पे जल्दबाजी ना करें, आप हफ्ते दिन सिर्फ वहाँ पे उसको वॉच करिए, और जब आपको लग रहा है कि नई चीज़ें सही हैं और मैं बिल्कुल यहाँ पे डिसिप्लिन वे में एंट्री और एग्जिट कर सकता हूँ, तब आप वहाँ पे ट्रेड करिए। तो हड़बड़ी नहीं करनी है और रिसर्च बेस्ड ट्रेड यहाँ पे करना है। तो इससे ये हमारा जो कम्युनिटी चैनल है, प्रीमियम चैनल है, उससे वो जुड़ सकते हैं। वहाँ पे उन्हें 7 से 8 ट्रेड्स मिलते हैं डेली के। सब में नहीं करना, लेकिन जिसमें आप कन्विंस हो रहे हैं वहाँ पे आप ट्रेड करिए। और उसका लिंक मैं डिटेल में दे दूंगी ताकि अगर आप चाहें तो वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वंदना मैम से डायरेक्ट आप जुड़ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है वंदना मैम, अब मुझे आप ये बताएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई से ख़रीदा हुआ सोना बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। अभी हम हर रोज़ खबर सुनते हैं कि चंडीगढ़ की कोई ब्रांच है, बीकानेर की कोई ब्रांच है, साउथ में किसी शहर की कोई ब्रांच है जहाँ पर चोरी हो गई, जहाँ पर आग लग गई, सोना कहाँ है मिल नहीं रहा है, लूट हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम जो बैंक में अपना गोल्ड रख रहे हैं वो कितना सेफ है? और मुझे भी कई बार तो नहीं मालूम है कि मेरे गोल्ड की प्राइस क्या है, क्योंकि कभी किसी को शादी के समय मिला, किसी को दादी जी का कोई गहना मिल गया और वो सारा का सारा गोल्ड रखा हुआ बैंक में, ना मैं उसकी वैल्यू जानती हूँ। और अगर चोरी हो गया और मैं बैंक को जाकर के बोल रही हूँ कि मेरा 2 करोड़ का सोना रखा था यहाँ लॉकर में, तो ना वो मानने को राजी है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है? ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ किया है, और मुझे लग रहा है कि ये सरकार के पास भी ये बात जानी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे लॉकर के पैसे दे के आ जाते हैं कि हमारा साल का ये है, और बिल्कुल फ्री होके हम घर आते हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होना, हमारा सोना सेफ है।
सपोज मैंने किसी बैंक में मैंने 3,000 प्रीमियम पे किया, चार्जेस, लॉकर चार्जेस। अब कई जगह आपको ये नियम है कि अगर इन केस ऑफ थेफ्ट और कुछ भी हो जाए, मतलब आपको कुछ भी हो जाए, तो आप आग लगती है, कुछ भी होता है, यहाँ पे हम कहते हैं ना एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड के केस में क्या होगा कि जो आपने 3,000 दिया यहाँ पे शुल्क जो भी आपका लग रहा है, उसका 100 गुना 100 टाइम्स ही वो आपको रिफंड करेंगे। मतलब 3 लाख। 3 लाख। अब वो तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। हाँ। अगर आपने वहाँ पे 20 ग्राम भी सोना रखा है तो उस सोने की वैल्यू अभी आप मान सकते हैं कि 3 लाख है। हाँ। 3 लाख से इनफैक्ट ज़्यादा हो गया, लेकिन ऑन एन एवरेज यहाँ पे वो बहुत बड़ा क्वांटिटी होता है। अब उसमें सिर्फ आपको 3 लाख मिल रहा है। अगर सोचिए कि अब आपने 3,000 दिया और वहाँ पे किसी का 200 ग्राम रखा है, उसको भी 3 लाख मिलेगा। किसी ने वहाँ पे 5 ग्राम रखा है, उसको भी 3 लाख मिलेगा। माय गॉड। और 5 ग्राम के लिए तो कोई लेता नहीं है लॉकर। नहीं है। ज्यादा तो हम बड़ा अमाउंट जो गोल्ड का रहता है ये उसके लिए लॉकर। लॉजिकल ही नहीं है। अब मैंने सेफ ले लिया, वो इतना बड़ा है, कोई उसमें यहाँ पे 200 ग्राम भी रख सकता है और कोई सिर्फ 20 ग्राम रख के चला जाए, सबको मिलेंगे कितने? 3 लाख मिलेंगे। This is not मतलब logical. अगर कोई बैंक लॉकर का जो किराया है वो 5,000 दे रहा है तो उसको 5 लाख तक का 5 लाख तक का रिफंड मिलेगा। मिलेगा। किसी का अगर 7,000 है, क्योंकि मेट्रो सिटीज में ज्यादा है बिल्कुल। और टियर 2 टियर 3 में कम है। बिल्कुल। तो अगर मैं तो नोएडा की भी बात कर लूँ, दिल्ली की भी बात करूँ, तो अगर कोई 7,000 या 10,000 भी दे रहा है तो मात्र 7 लाख और 10 लाख ही बैंक आपको रिफंड करेगा बिल्कुल। आपके सोने की चोरी का। अब यहाँ पे इंश्योरेंस होना चाहिए। जैसे हमने छोटी चीज़ ली, कार। मान लीजिए कार कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, ऑन एन एवरेज 20 लाख का कार है या 15 लाख आप मान के चलो। एक मिडिल क्लास जो है वो हम वैसा लेते हैं, तो उस पर हम कार का इंश्योरेंस करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि क्या हमने अपने ज्वेलरी का इंश्योरेंस किया है, जो करोड़्स में होती हैं। तो बैंक क्यों नहीं सोच रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है? यहाँ पे स्टेप्स लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे लग रहा है कि आप लोग जैसा जो प्लेटफॉर्म है, अगर ये आवाज़ उठाए तो धीरे धीरे गवर्नमेंट इस पर सोचेगी फिर से किस में करना है। क्योंकि अगर हम अपने घर का इंश्योरेंस कर रहे हैं, अगर आप एक वॉशिंग मशीन भी लेने जाओगे ना तो बोलेगा 3 साल की वारंटी आप एक्सटेंड करवा लीजिए, कुछ भी टूट फूट होगा तो हम करेंगे। अरे अब लोन नहीं मिलता है मैम। मैं आपको बताऊं, आप अगर होम लोन लेने जा रहे हैं, आप अगर पर्सनल लोन लेने जा रहे हैं, आप होम लोन लेने जाएंगे तो वो सीधा आपको क्लॉज दे देंगे कि जब तक अगर आपकी जॉब कल दिन चली गई तो वो 3 मंथ के लिए आप ये लेकर के आओ हमारे पास इंश्योरेंस, और फिर ही उसके बाद हम आपको लोन देंगे। तो बिना इंश्योरेंस के तो लोन नहीं मिल रहा आज की तारीख में। तो ये गोल्ड का, हमारी वैल्यू का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है और ये हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में तो कम से कम अपनी आवाज उठा ही सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि इस तरह का कोई इंश्योरेंस मार्केट में आए, गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंश्योरेंस मिले, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपका सोना रखा होगा बैंक लॉकर में और आपको अब ये भी पता चल गया होगा कि साल में आप अपने बैंक लॉकर का जो किराया दे रहे हैं बैंक को, उसका 100 गुना पैसा ही बैंक आपको देगा। किसी भी तरीके के एक्ट ऑफ गॉड वाली कोई स्थिति आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, चोरी हो जाए, तो हर परिस्थिति में आपको 100 गुना ही मिलने वाला है। आप चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इसके ऊपर जाए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। उम्मीद है आपकी आवाज शायद हम आगे तक पहुंचा पाएं। और एक चीज़ और इन्हें उठाना होगा। हाँ। अब गोल्ड की वैल्यू यहाँ पे हमारी जब हमने रखा होगा तो 20,000 होगा। अब ये मतलब 1,50,000 हो गया। तो अगर उस समय इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस का मान लीजिए कि 70% आपको दे रहा है तो 30,000 के हिसाब से मिलेगा, जबकि अभी हमारा सोना 1.5 लाख है। हाँ। तो इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, वैल्यू के साथ सॉरी, कैसे ये इंश्योरेंस हो सकता है, इट्स अ ट्रिकी फैक्टर, मतलब थिंग। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक असेट है जो देश के लिए है। राइट। और हमने अभी तक तो इंश्योरेंस डिक्रीजिंग वैल्यू वाला देखा है। एज अ वुमेन जब हम खरीदते हैं ना तो बोलते अरे क्या मतलब सोने में तुमने निवेश, हर समय सोना। लेकिन जब कोविड आया NBFC में, जब लोगों ने प्लेज करा और हम मतलब हाउ प्राउडली वी आर सेइंग दैट कि हमारे पास 25,000 टन सोना है, जो कि अगर आप पूरी दुनिया के 10 सेंट्रल बैंक्स को भी लाएंगे तो भी उनके पास इतना सोना नहीं है जितना सिर्फ हम यहाँ पे इंडियंस रखे हुए हैं। वर्ल्ड में हम 2nd नंबर पे हैं, फर्स्ट पे ऑब्वियसली चाइना ही है, 2nd नंबर पे इंडिया है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल लें, हाँ, घरों में जो सोना है उसमें हम वो भारतीय महिलाओं के पास इतना ज्यादा है कि कई देशों के सेंट्रल बैंक्स के पास मंदिर की गिनती तो हमने करी ही नहीं है। हाँ,
हाँ, तिरुपति बालाजी मंदिर आप चले जाएं तो पता चलेगा। लेकिन ये वाकई इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम जब बैंक का इंश्योरेंस, हम जब कार का इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें तो वो डिक्रीजिंग वैल्यू होती है ना। बिल्कुल। कंपनी को भी मालूम होता है, ठीक है आज तुम्हारी 20 लाख की गाड़ी है, 2 साल के बाद इसकी वैल्यू 16 लाख हो जाएगी, फिर 12 लाख हो जाएगी, फिर 8 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ये सोने की बढ़ती हुई वैल्यू वाला जो इंश्योरेंस है, इसकी वाकई ज़रूरत है। वैसे आप क्या जानती हैं कि ऐसा कोई इंडिविजुअल इंश्योरेंस मार्केट में अवेलेबल है? ऑल्दो मैं जानती हूँ ये वंदा मैम का टॉपिक है नहीं, लेकिन ऐसा कोई इंश्योरेंस मार्केट में है जो पर्सनल मैं अपने लिए ले सकती हूँ, खरीद सकती हूँ? ये मुझे देखना होगा कि गोल्ड के इंश्योरेंस के लिए कंपनी है या नहीं, मतलब और वो है तो वो कितना देख रही हैं। ये पर्सनल फाइनेंस का टॉपिक है, पर्सनल फाइनेंस और का अगर आप टॉपिक चाहते है, हैं कि लेकिन इसको ये हम बहुत कवर करें, इम्पोर्टेंट है, ये राइट, मतलब इग्नोर करने वाला टॉपिक ये आपके कहने पे इनफैक्ट मेरे ध्यान में भी आया है। तो आप चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं पॉडकास्ट करूं, मैं किसी इंश्योरेंस एक्सपर्ट को बुलाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने मेरे लिए आसानी होगी इस टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट करने की। अब हम आगे बढ़ते हैं मैम, और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगले हफ्ते के लिए अगर मैं खासकर समझना चाहूँ, मैं पूरे मई के लिए अगर आपसे समझना चाहूँ कि मई के अंत में, क्योंकि वो चार्ट तो मैंने देख लिया कि मई और जून में बहुत ज़्यादा गोल्ड बढ़ता है नहीं, बावजूद इसके मई के आखिर तक आप सोने को कहाँ जाता हुआ देख रही हैं, आप चांदी को कहाँ जाता देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि पहले सोने में थोड़ी सी करेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे पैनिक नहीं होना, और क्योंकि आयनआर यहाँ पे डिप्रिशिएट हो रहा है तो बहुत ज़्यादा फॉल हमारे मार्केट में नहीं आएगा। तो 1,40,000 43,000 का एक बेस बनाएगा सोना पहले, मतलब इसे हम 1,45,000 मान ले, 1,42,000 बोले, एग्जैक्ट बॉटम बहुत मुश्किल होता है बोलना, लेकिन ये एक्यूमुलेट होगा। और यहाँ से अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती हैं तो मुझे लग रहा है कि मई के अंत आते आते हो सकता है कि सोना को हम यहाँ पे, पहला तो हम सिर्फ 1,55,000 लेके चलेंगे, दूसरा हमारा लेवल रहेगा 1,58,000 का। तो 1,45,000 से ये 1,58,000 की तरफ मूव करती हुई यहाँ पे दिख सकती है ये कमोडिटी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसकी गिरने और बढ़ने की दोनों की होती है, बिल्कुल साइक्लिकल होती है, और इसमें हमें निकलना भी जल्दी होता है और मतलब एंटर भी जल्दी से करना होता है। मुझे लग रहा है चांदी में मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। मुझे लग रहा है कि 2,37,000 के करीब एक करेक्शन देखने को मिल सकता है इनिशियली, लेकिन वहाँ पे अगर करेक्शन पे हम बाय करते हैं ना, तो मई एंड तक मुझे लग रहा है कि चांदी जो है वो 2,62,000 से 65,000 तक जाने की पूरी कोशिश करेगी। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि चांदी तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो नहीं रही हैं तो चांदी कैसे बढ़ सकती है? चांदी इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि अगर सिर्फ एक महीने का अगर मैं मार्च का डेटा लूँ, तो चाहे टाटा हो या हुंडई हो, इनकी ईवीज़ की जो बुकिंग है सिर्फ इंडिया में 28% बढ़ी है। ईवीज़ का मतलब है कॉपर, राइट, यहाँ पे चांदी है, एल्यूमिनियम है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, चांदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जंप करेगी। तो थोड़ा 2,37,000 मिले, 2,40,000 मिले, आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। थोड़ा सा वहाँ पे पैनिक आ सकता है, 2,35,000 तक भी मैं मान के चल रही हूँ, लेकिन अगर अपसाइड आएगा तो क्विकली ये 2,65,000 तक जा सकती है कमोडिटी। और सोना जब $8,000 पर पहुंचेगा तो चांदी उस समय कहाँ जा चुकी होगी? चांदी का डिपेंड करता है, ये जब इंडस्ट्रियल कमोडिटी होती है, सब्स्टिट्यूट आ गए तब तो ये एक रेंज में चली जाएगी कमोडिटी। सब्स्टिट्यूट नहीं आए तो मुझे लग रहा है कि इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और मुझे लग रहा है कि सोना अगर 8 लाख होगा, और जिस तरीके से इस वॉर के बाद अब रिन्यूएबल्स पे और ईवीज़ पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, कितनी जल्दी हम शिफ्ट हो रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स फ्रांस ने रीओपन करने की बात करी है कि वो न्यूक्लियर प्लांट्स जो उनके बंद थे उसने रीओपन करा। सारी चीज़ों में अब यहाँ पे ईवीज़ की बात हो रही है, सोलार की बात हो रही है फिर से। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से चांदी को कम से कम आपको 10 लाख 12 लाख मान के चलना होगा। अभी ये सुपरफिशियल डेटा लगेगा, लेकिन जब चांदी $30 की थी तो $120 ये एक साल में आई है। वेरी ट्रू। और जब $30 की थी और किसी ने कहा होगा कि $120 आ जाएगा तो लोग बोले होंगे, हंस रहे होंगे। राइट। तो अभी जब यहाँ पे $70 है, लोग बोलते कि $35 आ जाएगी, तो मैं बोलती $60-62 पैनिक सिचुएशन में आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि $35-30 चांदी दोबारा यहाँ पे जाने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि अभी हायर हाइज हायर लोज ही बनाएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर हम 5 साल का व्यू लेके चले, आपको 10 लाख की चांदी मिलेगी। क्या आगे आने वाले समय में आप ये देख रही हैं, जो हमने पीछे भी देखा था कि चांदी आउट परफॉर्म कर रही थी, आपको लगता है कि आने वाले समय में भी सोने से ज़्यादा चांदी रिटर्न देती हुई दिखाई देगी? इसके गोल्ड सिल्वर रेशियो को ना, ये टूल है,
इस टूल को बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना जब हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं। ये हमें इंडिकेट करता है कि हमें किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के रेशियो को देखना चाहिए और कैसा ये परफॉर्म करने वाला। अब ये रेशियो क्या है, गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी के साथ पता चलेगा कि चार्ट पे कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। अब ये चार्ट आपको यहाँ पे आ गया होगा, ये मैंने लगाया मंथली, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। जब हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि अब चांदी देखिए ये वाला काफ़ी ऊपर की तरफ ये रेंज गया था। ये जब रेंज ऊपर गया था तो 100 से ऊपर ये रेशियो चला गया था, यानी कि ये जो टाइम था, इस टाइम में आपको गोल्ड बढ़ा था। अगर आप याद करो, पहले गोल्ड बढ़ा था, इसके बाद चांदी बढ़ी थी। अगर हम उसके चार्ट को याद करें 2024 से लेके 25 तक, तो यहाँ पे गोल्ड चांदी को आउट परफॉर्म कर रही थी। लेकिन ये वो वाला टाइम है जब चांदी ने 70,000 से 4,20,000 का लेवल देखा था, और ये रेशियो इंप्रूव होके कहाँ पे आ गया है, 40 तक आ गया है। अगेन हम यहाँ पे कहाँ पे बैठे हैं, 60 वाले रेंज में बैठे हैं। और हमारा हिस्टोरिकल एवरेज पता है क्या है, 30:1। अच्छा, 30:1। तो अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे जा रहे हैं, अभी क्या चल रहा है? अभी ये 60 के करीब है। ओके, अभी ये 60 के करीब है। जब आप यहाँ पे जाएंगे, अब आप देखिए यहाँ पे 70 आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे ना, ये आपको चांदी का रेशियो देखिए यहाँ पे कितना है, 32। और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं, 11 की है, 2011 की है। हाँ तो अल्टीमेटली ये रेशियो को आना चाहिए, पहले तो ये 40 ही आएगा, और 40 के बाद हम यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग टर्म जाएंगे तो ये रेशियो फिर से आपको 30-35 के करीब मिलता हुआ नज़र आएगा। तो मुझे लग रहा है कि चांदी आने वाले समय में आउट परफॉर्म करेगी। ये वाला लेवल तो बहुत जल्दी एक बार ही आना चाहिए, 43:1 वाला। तो फिलहाल जिस तरीके से क्राइसिस सिचुएशन है ना, ये गोल्ड का अपर हैंड होता है। आपको तो पता है कि सेफ हेवन बाइंग है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खत्म होगी तो चांदी तो प्रेशर में आएगी। थोड़ा टाइम ये यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको 43:1 आना है, यानी कि चांदी आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी गोल्ड को। थोड़ा टाइम लगेगा। वो लोग जो दिल की धड़कनें संभाल सकते हैं, वो क्या चांदी में ज़्यादा निवेश करें, बेहतर रहेगा उनके लिए? मैं ये सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि जो लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं, मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि 30-70 का मेरा रेशियो रहता है। आप 70 गोल्ड में रखिए, 30 आप रखिए चांदी में। जो लोग बोलते हैं कि नहीं हम यहाँ पे रिस्क लेंगे, तो मैं उनसे फिर 50-50 बोलती हूँ। जो हाई रिस्क ट्रेड मतलब टेकिंग होते हैं, उनसे मैं 70-30 रिवर्स कर देती हूँ। लेकिन उसमें एक बोलते हैं ना क्लॉज होता है हमेशा, एक मतलब टर्म्स होती है कि क्या करना है आपको, वहाँ पे कंडीशंस होती है। वो कंडीशन ये है कि आपको एंटर करना है और आपको यहाँ पे एग्जिट करना है बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में। क्योंकि जब 4,20,000 चांदी गई थी तो वहाँ पे मैंने सजेस्ट करा था 3,80,000 से कि आप बाहर निकल लो, आप बाहर निकल जाओ। हाँ, तो जैसे ही 4,90,000 की लोगों ने कहा होगा, देखा आप तो एग्जिट कह रही थी। हाँ, फिर उसके बाद वो और ऊपर बढ़ा तो उस समय काफ़ी मतलब एंगर भी झेलना पड़ता है। 380 पे मैंने पार्शियल करवाया था, और मैंने बोला था कि कुछ अगर आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आप ट्रेल करो स्टॉप लॉस को। अगर आप डेरिवेटिव में हैं और फिजिकल में है, तो मुझे लग रहा था कि एक बार ही 4.5 लाख आएगा, तो नेक्स्ट मैंने हटवाया था 4.20 पे हटवाया था, 4,20,000 पे। लेकिन वो आपको वहाँ पे ग्रीडी ना हो कि आपको निकलना पड़ेगा, क्योंकि जितना क्विक वहाँ पे अपसाइड मूव आती है ना, हिस्टोरिकल डेटा बताता है, उतना ही क्विक वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। तो चांदी करना है, कमाना है, तो ये बहुत बढ़िया है, लेकिन संभल के ट्रेड करना है। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए, आप म्यूचुअल फंड तो नहीं देखती हैं? नहीं, मैं म्यूचुअल फंड पे राय लूं आपसे तो वो तो आप नहीं बता पाएंगी। नहीं। तो इसीलिए इस सवाल के लिए आप सबसे बेहतर हैं कि सोने में कितना निवेश होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर आपके हिसाब से। आप 2005 से क्या उसके पहले से ही गोल्ड का आप हिस्टोरिक प्राइस तो आप देखती ही चली आई होंगी। CJR भी आपने मुझे बताया कि 15% आपने मुझे बताया ईयरली आपको गोल्ड 15% दे रहा है अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया है तो। अब इस लिहाज से मेरा आपसे ये सवाल है कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं निवेश कर रही हूँ तो मेरे पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा सोने में मुझे डालना है? मैं इस रेशियो को बढ़ाना चाहूँगी एक्चुअली, परसेंटेज को। पहले मेरे से अगर आप सवाल करती मतलब प्री रशिया यूक्रेन वाला, तो मैं 10% बोलती सिर्फ। अच्छा। इसे मैं 15% करना चाह रही हूँ। जो सोने के बारे में बताता है वो भी 15% बोल रहा है पोर्टफोलियो में लो। नहीं, 15 to 20% तो एटलीस्ट आप यहाँ पे करके चल सकते हैं। हाँ। अब ये ज़रूरी है, ये परसेंटेज बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप बढ़ा सकते हो तो आप इसे बढ़ाइए,
क्योंकि अगर आप इक्विटी मार्केट की बात करेंगे, खासकर आप देखें तो हमारी जो एशियन इक्विटीज़ हैं वो बिल्कुल रेंज में यहाँ पे हैं और ये रेंज कंसोलिडेशन में रहेगा। अब इन्फ्लेशन जो इस वॉर से बढ़ा है, आप इंटरेस्ट रेट को कम नहीं कर सकते हैं, आपके पास रूम नहीं है इंटरेस्ट रेट को कम करने का। इनफैक्ट अगर ये बढ़ता रहा तो इंटरेस्ट रेट हाइक की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है, आपने वॉरेन बफे का भी इंटरव्यू देखा होगा, काफ़ी हाई वैल्यूएशंस पे खड़ा है यूएस का मार्केट, और यूएस की मार्केट होती है $43 ट्रिलियन की। तो जब हम वहाँ पे हम उसकी बात करेंगे, और उन्होंने कहा कि ये एआई स्टॉक्स की वजह से, कंपनीज की वजह से बढ़े हैं, जैसे ही यहाँ पे करेक्शन आता है एआई स्टॉक्स में, वहाँ की मार्केट बड़ी जल्दी गिरेगी। और आप देखेंगे तो वो वेल सपोर्टेड नहीं है फंडामेंटली। तो मुझे लग रहा है कि वहाँ जब करेक्शन आएगा, उसका जो कहते हैं ना कि व्हेन यूएस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड, तो वो वाली बात है। जब वहाँ की मार्केट गिरेगी तो हमारे ऊपर प्रेशर तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आना ही आना, हम ग्लोबलाइज्ड मार्केट में है। वैसे टाइम में जो आप बोल रहे हो ना, ये $8,000 क्यों बोल रहे हैं डोशे बैंक, और ये क्यों बोल रहे हैं, वो टाइम के लिए बोल रहे हैं, वो आने वाले 2 साल को देख रहे हैं। क्योंकि इसका इम्पैक्ट अभी वॉर का आना है। एक वॉर झेल रहा था रशिया यूक्रेन वाला, वहीं से गोल्ड ने बढ़ना शुरू किया है। एक बुल रैली जो आई है ना, रशिया यूक्रेन से आई है ये। फिर वहाँ से आप देखें तो हमने इजराइल और फ़िलिस्तीन का देखा, अब ये तीसरा वॉर हम झेल रहे हैं। तो 3 वॉर के साथ और टेरिफ इशू के साथ, उसे मैं भूलना नहीं चाहिए, ये मतलब इन सब चीज़ों के साथ मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इक्विटी बहुत ज़्यादा यूएस में सस्टेन करेगी। और उसका जब इम्पैक्ट आना शुरू होगा और डी डॉलराइजेशन होगा, क्योंकि सबसे तेज़ी से डी डॉलराइजेशन होगा, वेरी ट्रू, उस समय होना ही होना है। ये अटल सत्य है, अटल सत्य है। जैसे ही ये आएंगे कंफर्ट जोन में, क्योंकि हमें क्रूड चाहिए है, क्रूड के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अभी वो लोग जो बोल रहे थे कि क्रूड का प्रोडक्शन कम होना चाहिए, वो सारी चीज़ें अभी बैकफुट पे हैं। अब वो किसी भी हाल में क्रूड चाह रहे हैं। यूएस ने बोला कि मुझे ईरान का क्रूड चाहिए। अब समझो ये किस तरीके का मतलब एक वो है, आप वॉर कर रहे हो और बोल रहे हैं कि हमें क्रूड चाहिए। तो क्रूड एक ऐसी चीज़ है। तो मुझे लग रहा है कि अब इसका जब हायर प्राइस है, इसका इन्फ्लेशन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना, इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आना। इनफैक्ट आपको मार्च का डेटा ने दिखाना शुरू कर दिया, अप्रैल का डेटा आते ही ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ रहा है। वैसे टाइम में गोल्ड यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल रैली लेगा। और ये जो हम बोल रहे हैं ना 6,000, 6500, 8,000, ये उस टाइम के लिए है जो अभी हमें लग रहा है कि ये एग्जेजरेटेड लेवल्स हैं। और इनफैक्ट हम देख भी रहे हैं मार्केट से तो एफआईआईज लगातार पैसा निकालते ही जा रहे हैं। अभी नहीं, बीते 2 साल का डेटा यही बता रहा है। लेकिन एफआईआईज गोल्ड से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, है ना, वो तो पूरे वर्ल्ड का ही इस समय लगा हुआ है। तो बाहर से कितना निवेश भारत में हो रहा है, इसका शेयर मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन गोल्ड तो उसके चलते डूब जाए, रसातल में चला जाए, खत्म हो जाए, ये कभी हो सकता है नहीं। तभी मैंने कहा डिफॉल्ट रिस्क, मैंने इसलिए बोला, आप सपोज मैंने एक कंपनी में स्मॉल कैप में लगा लिया, मतलब वो कंपनी डिफॉल्ट हो गई तो मेरा तो पैसा गया। लेकिन अगर गोल्ड में मैंने 5 ग्राम में भी लगाया तो मेरा पैसा कहीं नहीं जाना, वो रहना ही रहना फिजिकल में मेरा। लेकिन इसमें मेरा सवाल ये है कि जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं, मैंने पहले आपसे ये इसीलिए पूछा था, जितने म्यूचुअल फंड वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि 80% तो तुम्हें इक्विटी में लगाना चाहिए, म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए, और जो गोल्ड में निवेश की सलाह दे रहा है अगर वो भी यही कह रहा है कि 20% ही सोने में डालो, तो फिर क्या फायदा? मुझे लग रहा है कि आप इक्विटी में लगाती हैं? सेबी ने इसे क्लियर कर दिया है। हाँ, सेबी ने कहा है म्यूचुअल फंड से कि अब आप 30% गोल्ड सिल्वर में लगा सकते हो। तो सेबी ने ही इसका रेशियो बढ़ा दिया। मीन्स कि एक तो थ्रेशोल्ड उन्होंने बना दिया कि 30% रखना चाहिए। हाँ। अब वो डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं कि 30% तुम मैंडेटरी है रखो। हाँ, वो वैसा नहीं कर सकते, ये तो फंड मैनेजर तय करेगा। हाँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि सेबी ने ही बता दिया कि 30% आपको गोल्ड सिल्वर में रखना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि इट्स टाइम ऑफ फिजिकल मेटल। अब मैं क्यों बोलूँगी कि फिजिकल मेटल में आप 30% ही यहाँ पे जाइए, क्यों बोलूँगी? क्योंकि अब आप सिल्वर की बात ले रहे हैं तो वो क्रिटिकल मिनरल्स भी है, वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व भी है, आप उसकी ज्वेलरी भी कर रहे हो, फैब्रिकेशन भी कर रहे हो, तो इनका रोल बढ़ गया। अब 10 साल पहले तो इसे एमिनेशन में यूज ही नहीं कर रहे थे सिल्वर को बहुत ज्यादा। राइट। ये फोटोवोल्टाइक में भी यूज हो रहा है, ये आर्म्स बनाने में भी यूज हो रहा है। अब ट्रम्प ने कहा कि हमारे 13 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो रहने चाहिए, क्योंकि हमें हथियार चाहिए, और हथियार अभी जितना चाहिए उतना मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर के समय में ही इसकी डिमांड रही होगी, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे हम कभी भी वॉर में आए नहीं थे। और अब जो अमेरिका का पूरा स्टॉक खाली हो गया है, जो उनका डब्बा खत्म हो गया है, वो अब वापस उनको भरना भी होगा। उसमें बारूद उनको फिर चाहिए, उनको फिर से सारे हथियार चाहिए, और फिर वो चाहिए तो फिर सोना चांदी तो चाहिए। सोना भी बहुत मतलब बहुत माइनर यूज होता है, बट सिल्वर तो ह्यूज चाहिए। फिर उसके बाद आप देखो ना, यूएस ने जब बोला कि हम सिल्वर की एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, उसके 3 दिन बाद चाइना ने बोल दिया था
कि हम सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी क्या खास बात है? इंडिया ने 1/4 सिल्वर को ले लिया 2025 में, तो 1/4 ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन वो हमने अपने पास ले लिया। तो ऐसी क्या खास बात है? अगर ये डेरिवेटिव मार्केट में गिर रहा है, गिरने दीजिए, आप फिजिकल में लीजिए, डेरिवेटिव में आप गिरने दीजिए, आप फिजिकल में लीजिए, क्योंकि 2025 का ये डिकपल ट्रेंड था कि जो डेरिवेटिव मार्केट है वो फिजिकल मार्केट से डिकपल हुई थी। वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैनिपुलेटेड भी थी यूएस की मार्केट। वो चाह रहे थे कि सिल्वर का रेट मतलब लोअर साइड में ही रहे, जबकि चाइना भी $10 के प्रीमियम पे है। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है ही नहीं वो प्रीमियम पे खरीदे। राइट। कुछ तो बात है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं, तो हम क्यों यहाँ पे पीछे, मतलब क्योंकि वो लॉजिकली बहुत स्टडी करके स्टेप्स को लेते कि कहाँ हमें निवेश करना है। वेरी ट्रू। और वो सारा जो लॉजिक है वो आज के पॉडकास्ट में हमें भी वंदना मैम से मिला ही है। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत डिटेल में हमें सारी चीज़ें समझाई हैं। उम्मीद मैं ये करती हूँ कि मेरे व्यूवर ने जो भी सीखा है वो आगे उसके ऊपर काम भी करेंगे। जो आज का आपका टेक अवे है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि शहर से बैठ करके आप पॉडकास्ट ये देख रहे हैं, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और इसके अलावा वंदना मैम, क्योंकि देखिए आज हमारी मई की शुरुआत में बात हो रही है, मई के आखिर में सोना चांदी कहाँ तक जाएगा वो मैंने आपसे पूछ लिया। अब जून में क्या होगा गोल्ड एंड सिल्वर का, उसके लिए फिर से हम मुलाकात करेंगे आपसे जून 2026 में। पर अभी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू बुलाने के लिए और सबसे जोड़ने के लिए, क्योंकि इनसे जुड़ के हमें भी पता चलता है कि वो किस चीज़ में कर रहे हैं, उन्हें क्या उनकी रिक्वायरमेंट है और सोने चांदी में वो कितने एक्टिव हैं अभी। राइट। और जाते जाते मैं फिर से बता दूं कि डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैं वंदना मैम से आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं, वो डिटेल देने वाली हूं। तो अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और उस डिटेल को चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम।